आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सबके कहने पर करंट अफेयर क्लास बीच में चलाई गई थी और किसी कारणों से बीच में रोकना पड़ गया था या बंद करना पड़ गया था, कंटिन्यूअस उस चीज़ को नहीं फॉलो किया गया, तो आप सभी की डिमांड पर उसे दोबारा से प्रारंभ किया गया है। तो जल्दी से आप सभी लोग जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके पास आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस क्लास की जो सबसे खास बात होगी, आपको वही करंट अफेयर कराए जाएंगे या वही चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर बेकार चीज़ें या फिर फालतू की चीज़ें आपको नहीं करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपका समय यहाँ पर आधे घंटे करना है तो किसी प्रकार से आधे घंटे से हमें कवर करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन कम है तो कम ही करवाए जाएंगे, ज़्यादा है तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। इस बात का भरोसा रखिएगा। यदि आप हमारे साथ जो भी आपके पास 20 से 25 मिनट यानी क्लास का टाइम रहता है, उतना अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आने वाले समय में यानी 1 आध महीने के बाद, महीने 2 महीने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप जीएस के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे तो करवाए जाएंगे, साथ साथ उससे संबंधित जो भी स्टैटिक होगा, स्टैटिक जी के, उसको भी करवाया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रहे, एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। आप किसी कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे जिससे बाद में रिवीजन करने में ध्यान रखिएगा, कोई दुविधा ना हो। एक बात का हमेशा ध्यान रहे, केवल पढ़ने से आपको जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आप एक फार्मूला लागू कर लें, आर आर आर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि रीड, रिवीजन एंड रिवीजन। एक बार पढ़ लीजिए और कम से कम 2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। ऐसा करने से आप टोटली आपका तैयार हो जाता है और आने वाले समय में बीच बीच में उसको आप देखते रहिए। कॉपी बनाने से फ़ायदा ये है कि आप कम समय में चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए, तो ध्यान रहे, किसी प्रकार कोई आपको दुविधा है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान, ध्यान रखिएगा, दिया गया है मून स्नाइपर। इस नाम को ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मून स्नाइपर नाम है। उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा, आपसे पूछा गया है। चलिए, ऑप्शन दिया गया आपको, अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल। इसमें एक नाम आप भारत भी लिख सकते हैं, इसमें एक नाम आप इंडिया का भी डाल दीजिए। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द दिया गया 5वां, यानी 5th नंबर का की कंट्री बन चुकी है। कौन? इसमें से जो भी होगा वो 5वें नंबर का देश बन चुका है। इसके पहले 4 कौन कौन से थे उसका नाम नोट कर लेगा आप। यूएसए यानी अमेरिका था, और कौन था? आप रूस का नाम डाल सकते हैं, चाइना था, और इंडिया, और कौन था? इंडिया था। तो 5th नंबर की कंट्री कौन सी हो गई है, यानी 5वें नंबर का देश कौन सा हो गया है? जापान। कौन हो गया है? जापान हो गया है। ध्यान रहे, 5वें नंबर का देश अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा है, मून स्नाइपर। कौन है? जापान है। आगे थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। जापान के अलावा बात कर लें, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। नोट करते रहेंगे चीज़ों को, नाम क्या है उसका? जाक्सा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि 4 देश जापान से पहले थे, अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया। लेकिन बात कर लें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ध्यान रखिएगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला यानी विश्व का पहला देश, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका? इंडिया। यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यान को उतारा है। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3। अभी हाल ही में आपको पता होगा 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक वहाँ जाके वो लैंड किया था। इसके पहले चंद्रयान 2 असफल रहा था, थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से अंतिम समय में उसका पृथ्वी से संबंध टूट गया था, या जो उसका टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी कह सकते हैं फेल हो गई थी। लेकिन उसी की तर्ज पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और पूरी तरह से वो कैसा रहा? सफल रहा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? भारत आएगा। रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उसको भी नोट कर सकते हैं, रॉकेट EL भी लिख सकते हैं, यानी लॉन्च व्हीकल M3 और M4। इसको आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको आप ऐसा नोटिस कर लें, इसको आप नोट करिएगा ऐसे। देखिए,
जाक्सा की बात कर लें, जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर भारत की स्पेस एजेंसी की बात कर लें, इसरो। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश तो कौन सा है? भारत है। पहला कह सकते हैं या एकमात्र कह सकते हैं। भारत के अलावा कोई और देश दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूस ने, आपको पता होगा, रूस ने प्रयास किया था लेकिन असफल रहा था। आपके चंद्रयान 3 के कुछ दिन पहले ही रूस ने अपनी एक अंतरिक्ष यान को भेजा था, लेकिन वो क्या हुआ, क्रैश हो गया था। यानी सफलतापूर्वक वह चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था। बात कर लें, चंद्रयान 3 को भेजा गया था भारत की इसरो द्वारा, और किस रॉकेट से भेजा गया था? तो देख सकते हैं LV-M3M4। आप देखते चलेंगे, एक चीज़ को नोट करते चलेंगे, LV यानी कि लॉन्च व्हीकल M3M4। आप सीधा रखिएगा M3M4 यानी कि M3 M4, ऐसे लिए याद कर सकते हैं इसको। ये रॉकेट था। कहाँ से अगर भेजा गया था, अगर क्वेश्चन पूछें आपसे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया था। और ये पड़ता कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा। कहाँ पड़ेगा? श्रीहरिकोटा। अब ये श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से द्वीप है ये। कह सकते हैं कि चेन्नई से करीब माना जाता है 80 किलोमीटर के से दूर पड़ता है ये श्रीहरिकोटा। तो वहीं पर एक अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LV-M3M4। बात कर लें किसने लॉन्च किया था? इसरो। जैसा कि बताया गया आपको, भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? इसरो है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं फुल फॉर्म, आप नोट कर सकते हैं कि कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। तो किसी भी चीज़ को आप ऐसे कह के ना छोड़ें कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता अभी हाल ही में UP पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी ने लंगोट पहनना कब प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। आगे बात कर लें, इसरो की स्थापना की बात कर लें तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात कर लें बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय की बात कर लें बेंगलुरु। अगर बात करें इसरो का जनक कौन है, यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसरो का जनक, तो इसरो का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। आप नाम नोट कर लें ध्यान से, ये जानकारी आपको शायद ही बहुत कम मिलती होगी। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन की जो लेवल है वो चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसरो के जनक क्या आएंगे? विक्रम साराभाई। क्लियर है? किसी प्रकार कोई समस्या बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है कह सकते हैं? आप कमेंट में जल्दी से बताएं इसरो के अध्यक्ष। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? आप देख सकते हैं फोर्ब्स, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की पत्रिका है। कहाँ की है? अमेरिका की है। फोर्ब्स कोई संस्था नहीं है, एक पत्रिका है। और पत्रिका के मालिक का नाम है स्टीव फोर्ब्स। तो उन्हीं के नाम पर ध्यान रखिए पत्रिका का नाम रखा गया है। आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं। पत्रिका की बात कर लें तो पत्रिका के मालिक कौन है? स्टीव फोर्ब्स। तो इन्हीं के लास्ट वाले नाम पर ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका का नाम है। तो उसी बताया गया, एक पत्रिका निकाली जाती है कहाँ पर? अमेरिका में। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, यानी वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है साल में, तो कहा गया फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में, स्वर्ण भंडार का अर्थ है कि जिसके पास जितना सोना है सुरक्षित रखा हुआ है, स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सा देश पूछा गया है? शीर्ष देश है। शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर है, जिसके पास सोना सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन दिया गया आपको, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। भारत के पास सबसे अधिक सोना है, या अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, या रूस के पास है? इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। ध्यान रखिएगा, बात करने किसकी? स्वर्ण भंडार की। तो स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका आपको पता है काफ़ी धनी देश है या फिर अमीर देश है। तो इस अवस्था में कह सकते हैं, इस प्रकार से हम अमेरिका को कह सकते हैं कि उसके बाद स्वर्ण भंडार सबसे अधिक है। अगर बात कर लें क्या भारत का नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा है, भारत की रैंक स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सी है? 9वीं है। यानी इससे ऊपर 8 देश ऐसे जिनके पास भारत से अधिक सोना है। अमेरिका, फिर से क्लियर कर लें, अमेरिका टॉप पर है और अपना भारत 9वें स्थान पर है। आगे थोड़ी सी चर्चा कर लें, और भी जानकारी इससे संबंधित आप देख सकते हैं। कहा गया
फोर्ब्स के अनुसार, ध्यान रखिए जैसे कि आ गया फोर्ब्स एक प्रकार की पत्रिका है और यह पत्रिका ध्यान रखिएगा अलग अलग प्रकार से जो अपने आंकड़े उसको जारी करती है। आंकड़ों में जैसे कहा गया स्वर्ण भंडार के आंकड़े को जारी किया, फिर बताया गया आपने देखा होगा कहते हैं आप पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है, तो आप बताते हैं एलोन मस्क है। तो आपको कैसे पता चलता है, तो कोई ना कोई आपको बताता होगा, कौन बताता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी जो फोर्ब्स पत्रिका है इसी पत्रिका के द्वारा आंकड़े दिए जाते हैं कि इनके पास इतने पैसे हैं या इतने धन है, तो इस प्रकार से सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है, एलोन मस्क। ध्यान रखेंगे एलोन मस्क। बात कर लें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की बात कर लें तो आंसर क्या आएगा आपका, मुकेश अंबानी। क्या जाएगा, मुकेश अंबानी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, तो आंसर क्या आएगा आपका, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, न्यूयॉर्क है। अमेरिका को ध्यान रखिएगा क्योंकि अब अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमेरिका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1776। आप टाइम ध्यान रखिएगा, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था और वर्तमान में उसके पास सबसे अधिक स्वर्ण भंडार है और भारत की रैंक कौन सी है, 9वीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब और एक क्वेश्चन आप नोटिस कर लें कि अमेरिका की खोज, तो आपको पता है कोलंबस एक नाविक था, उसने की थी अमेरिका की खोज। इतना आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन अब फिर से फोर्स के से संबंधित क्वेश्चन है। कहा गया है फोर्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। सबसे मजबूत कहाँ से है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फोर्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, विकल्प आपको दिए गए अमेरिकी डॉलर, कुवैती दिनार, भारतीय रुपया या इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से बता दें, अमेरिकी डॉलर है, कुवैती दिनार है या भारतीय रुपया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि अगर स्वर्ण भंडार सबसे अधिक किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा या फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी या आप कह रहे अपने मन में आप बात कर रहे होंगे कि या सोच रहे होंगे कि अमेरिका की करेंसी क्या होगी, सबसे मजबूत होगी। लेकिन ये गलत है। सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी किसकी है, कुवैती दिनार की है। कुवैती दिनार का असर क्या है कि कुवैत की करेंसी जो कि दिनार है इसीलिए उसे कहा जाता है कुवैती दिनार। जैसे भारत के रुपये क्या कहते हैं, भारतीय रुपया। उस प्रकार से कुवैत की जो करेंसी है, जो मुद्रा है उसे दिनार है, वो दिनार है तो उसे हम कह सकते हैं कुवैती दिनार। तो कुवैती दिनार की वैल्यू ध्यान रखिएगा सबसे अधिक है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा क्या अमेरिका की डॉलर से भी ज़्यादा है, तो जी हाँ। कितनी ज़्यादा है ये आपके मन में अगर प्रश्न उठे तो ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं। जिस प्रकार से $1 की कीमत वर्तमान में 80 से 85 रुपये है। क्लियर है, कितनी है, 80 से 85 रुपये। ध्यान रहे। उसी प्रकार से एक कुवैती दिनार की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा एक दिनार की वैल्यू अगर कुवैत की दिनार है तो उसकी वैल्यू 200, आज की बात कर लें 270 रुपये करीब 25 पैसे है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो आप इसको 270 मान सकते हैं कि एक दिनार यानी कुवैती दिनार का जो मान है इंडियन रुपए में यानी भारत के रुपए में कितना है, 270 रुपये। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यू है। यानी अगर हम इसको 80 रुपये मान चलें ऑन एवरेज वैल्यू अमेरिकी डॉलर की, तो करीब 4 गुने से भी ज़्यादा है, या 4 गुना तो मान ही नहीं, अगर 82-83 रुपये अगर इसको मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, करीब 4 गुना ज़्यादा वैल्यू किसकी, कुवैती दिनार की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे मजबूत करेंसी या सबसे वैल्यूएबल करेंसी, तो आंसर क्या आएगा आपका, कुवैती दिनार आ जाएगा। बात करें थोड़ी सी भारतीय रुपया की। अगर आपसे बात कर लें कि रुपया किस किस देश में चलता है या फिर किस किस देश की मुद्रा रुपया है, तो आपको पता है कि भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। इसके अलावा भी क्या किसी देश की मुद्रा रुपया है, तो जी हाँ, आप नोट कर सकते हैं भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया और मालदीव। आप मुख्यतः नाम नोट कर लें किसका किसका, तो भारत आपका आप होता है पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया और सेशल्स हो गया। इसके अलावा इंडोनेशिया भी सम्मिलित है, लेकिन इंडोनेशिया की जो करेंसी का नाम है वो रुपया नहीं है, रुपया है। ध्यान रखिएगा, रुपया है। और मालदीव की करेंसी का नाम रुपया है। क्या है, रुपया। इस चीज़ नोटिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंडोनेशिया और मालदीव को भी उसी में गिन लेंगे या फिर काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया, मालदीव, कुल मिलाकर के 8 देश की मुद्रा क्या है, रुपया है। ऐसे कह सकते हैं आप।
चलिए इसको आप थोड़ा नोटिस एक बार ऐसे देख लेंगे कि एक कुवैती दिनार का मान कितना है, 270 रुपये 25 पैसे कह सकते हैं, यानी भारतीय रुपये में अगर एक कुवैती दिनार की वैल्यू को देखा जाए तो। रुपया किस किस देश की करेंसी है, तो आप देख सकते हैं भारत की है, कहाँ की है, भारत की है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, मॉरिशस की है, सेशल्स की है और इंडोनेशिया और मालदीव। एक बार फिर से क्लियर कर दें आपको, इंडोनेशिया की करेंसी कैसी है, इस मतलब का नाम क्या है, रुपया। क्या है, रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया है। और मालदीव की क्या है, तो ध्यान रखिएगा रुपया है, रुपया। आप दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में हो तो आप लगा देंगे, क्योंकि उसी के जैसा है तो उसको भी आप इसमें गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताइएगा। एक बार फिर से आपको एक रिपीट कर दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सबसे वैल्यूएबल या फिर सबसे मजबूत करेंसी पूछी गई थी। आपका आंसर था कुवैती दिनार। क्यों सबसे अधिक है, क्योंकि एक कुवैती दिनार का मान कितना है, 270 रुपये के लगभग है। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। और रुपया कितने देशों की मुद्रा है, तो 8 देशों की। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स और इंडोनेशिया और मालदीव। क्लियर है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, IUCN ने किस जानवर को पहली बार रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, IUCN पहली बार रेड लिस्ट, इस चीज़ को आप नोटिस कर लेंगे। अनुरक्षित का आशय क्या है, अनुरक्षित का आशय क्या है, उसमें उसे क्या किया है, रख दिया है, यानी वो चीज़ें आने वाले समय में क्या होंगी, विलुप्त होने की कगार पर, या फिर उनके प्रजातियाँ पर, यानी आने वाले उनकी संख्या पे संकट है, इस प्रकार से उसे कहते हैं अनुरक्षित श्रेणी। आगे थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसमें ध्यान रखिएगा IUCN की बात कर लें, तब तक आप इसका आंसर देंगे जो भी आपसे कहा गया क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ दे रहे हैं। IUCN ने किस जानवर को पहली बार रेड लिस्ट की अनुरक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया है। विकल्प दिया गया है हिमालयन वुल्फ, हिमालयन नीलगाय, चीता या इनमें से कोई नहीं। हिमालयन उल्फ की बात कर लें तो आपको बता दें उल्फ मतलब होता है भेड़िया, मतलब जो हिमालयन भेड़िया होता है उसकी बात की जा रही है। और हिमालयन नीलगाय होता है, आपके यहाँ भी आसपास में नीलगाय देखने को मिल ही जाती होंगी, तो उसे हिमालय की जोड़ दें। यहाँ एक चीज़ जोड़ लेना, ये हिमालयन लिखिएगा इसको, हिमालयन वुल्फ है और हिमालयन नीलगाय और चीता है और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तब तक हम बात कर लेते हैं किसकी, IUCN की। किसी बात कर लेते हैं IUCN की। ध्यान रखिएगा IUCN की फुल फॉर्म की बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है तो आप छोड़ नहीं सकते इसके बारे में, थोड़ा सा इसको आप देख के चलेंगे। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, I से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, U से हो जाएगा आपका यूनियन, और फॉर C से हो जाएगा कंजर्वेशन, और N मीन्स हो जाएगा नेचर। तो आपसे ध्यान रखिएगा, आपसे चर्चा करें IUCN का फुल फॉर्म, तो एक बार क्लियर कर लें। IUCN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IUCN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना की बात कर लें, IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, 1948। हर एक चीज़ को नोट करते चलेंगे। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैड स्विट्जरलैंड, ग्लैड स्थान पर है। और यह स्थान किस देश के अंदर आता है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी IUCN की। IUCN का फुल फॉर्म क्या, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था यानी कि IUCN क्या करती है, रेड लिस्ट जारी करती है, रेड डाटा बुक कह सकते हैं इसे। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा उन प्रजातियों को रखा जाता है या उन जानवरों को, जीवों को रखा जाता है जो आने वाले समय में क्या है, उनकी संख्या पर या उनकी प्रजातियों पर, या उनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी। उसे कहते हैं रेड डाटा बुक या फिर कहते हैं उसे रेड लिस्ट। तो इसमें बताया गया कौन से जानवर को रखा गया है, हिमालय वुल्फ को रखा गया है, हिमालयन नीलगाय को रखा गया है, चीता को रखा गया है, इनमें से कोई किसी को नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा हिमालयन वुल्फ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिमालयन वुल्फ। इसको आप ऐसा और भी आप इसका याद कर सकते हैं, हिमालयन वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। हिमालयन भेड़िया को ध्यान रखिएगा रेड लिस्ट में सम्मिलित किया गया, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आगे चर्चा कर लें थोड़ी सी, इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसा कहा गया स्थापना 1948 में, मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड के अंदर है। रेड लिस्ट अनुरक्षित श्रेणी विलुप्त होने वाली प्रजातियों को मतलब ये जारी करता है। कहने का आशय रेड लिस्ट का आशय क्या है
जो भी अनुरक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, इसका मतलब आने वाले समय में उनकी प्रजातियों पर या फिर उनकी संख्या पे खतरा है। हिमालयन वुल्फ की बात कर लें तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका मतलब भेड़िया होता है और हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र यानी कि भारत, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल, ये 4 ही देश में पाए जाते हैं। कौन कौन से देश हैं? एक भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है और नेपाल है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल ये तो बगल बगल हैं और जस्ट भूटान भी उसके नेपाल के जस्ट बगल में ही है। तो ये 4 देश ऐसे हैं जिनके अंदर हिमालयी भेड़िया पाया जाता है। चलिए, किसी प्रकार से समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, जिससे दोबारा आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप कम समय में चीज़ों को रिपीट कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, इसे आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन बनता है बार बार, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, या दोनों को दे रखा है, या इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। चलिए जल्दी से आप आंसर दें, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा दोनों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों, दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डा को ध्यान रखिएगा विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास थी, पहली क्लास से क्या है कि आज के बाद आपकी कंटिन्यूसली क्लास चलेंगी। तो आपकी इस क्लास के बारे में क्या राय है आप कमेंट जरूर करें, और किसी प्रकार के सुझाव हों तो आप ज़रूर बताएं। कुछ सुधारने की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आप ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो आपको तब भी आप बता सकते हैं। पहली क्लास है, क्योंकि बीच में काफ़ी दिन से क्लासेस आपकी ब्रेक चल रही थी, क्लास नहीं ली गई थी, इसलिए इस क्लास का जो टारगेट रखा गया है वो मिनिमम 100 व्यूज़ का रखा गया है। ध्यान रखिए, इतना आप कंप्लीट कराएंगे इस चीज़ को, और साथ साथ जो इसके लाइक्स की वैल्यू है इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके 1/4 यानी कि 25 मान सकते हैं इसको। चलिए, इतना कंप्लीट कराइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।